स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे तैयार किया जा रहा है। ये आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो इनहेरिटेंस है, जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसका सबसे लास्ट वीडियो है। ये हेडिंग जो है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें हम हर तरह के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो जीन से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से दिया हुआ है, बट एक्चुअल में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो जेनेटिक डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। कहता ये होता क्या है इसमें, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपने तरीका भी जाना। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को देखते ही मात्र 30 से 35 सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक आपको बताया गया है। तो जो बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर की जो पेडिग्री चार्ट है उनको अगर समझ नहीं है तो उस वीडियो को फिर से देखिएगा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, किसी भी जीन में म्यूटेशन के कारण, चाहे वो सिंगल जीन म्यूटेशन हो, चाहे एक साथ कई जीन में म्यूटेशन हो, चाहे वो क्रोमोसोम के नंबर का इधर उधर हो, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या घट जाए, किसी भी कारण से हो। कहने का मतलब कि चाहे डोमिनेंट कैरेक्टर हो, डोमिनेंट एलील हो, चाहे रिसेसिव एलील हो, चाहे ऑटोसोमल हो, चाहे सेक्स लिंक्ड हो, किसी भी तरह के क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, या जीन के नंबर में, जीन के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की अगर एबनॉर्मलिटी आती है, उसके कारण जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह का होता है। ये लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये दो तरह का होता है। एक आपका है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक आपका है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत ही स्पेसिफिक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है। कैसे? तो कहता है कि जनरली ये एक जीन, वन जीन में अल्टरेशन के कारण होता है। मेन जीन में अल्टरेशन के कारण होता है, अल्टरेशन के कारण होता है, ठीक है, और म्यूटेशन, ठीक है। एक जीन में, ठीक है, अल्टरेशन और म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है। इसलिए इसको वन जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वन जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। वन जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की ये विशेषता है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, कहता है इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। देखिए, जो पढ़ना है ना, ये देखिए डिसऑर्डर। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन डिजीज को हमें पढ़ना है, कौन कौन सा ऐसा डिजीज है, ठीक है। तो देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल रहा है, डिसऑर्डर यानी ऑर्डर से हटके। बट बताइए, इस देश में ऑर्डर, कोई भी बड़ा ऑर्डर, कोई भी फाइनल ऑर्डर देने का काम किसका है? राज्य के अंदर हाई कोर्ट का और केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। राज्य के अंदर, ठीक है, किसका? हाई कोर्ट का, और केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट। चलिए सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कहता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे बढ़ के कुछ नहीं है,
ठीक है। तो कहता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी डिसऑर्डर से थोड़ा हट के अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर करने वाला संस्था कौन है, आपको हम पूछेंगे कि ऑर्डर करने वाली संस्था कौन है इंडिया में, तो आप कहिएगा सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हम बोलेंगे पता है आपको, तो आप कहिएगा यस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पता है मुझे, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पता है मुझे। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पता है मुझे, पता है मुझे, ठीक है। यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। अगर ये आपको पूरा नहीं याद है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं मेरे ट्रिक को। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पंकज सर टीच मी, टॉट मी, पंकज सर टॉट मी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। पंकज सर टॉट मी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आप जैसे चलिए, पंकज सर टॉट मी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब देखिए सबको मैं लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, हेमोफीलिया। दूसरा जो डिजीज है, ठीक है, वो है आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। दोनों साथ साथ लेके चलिए। फिर है सिकल सेल एनीमिया। फिर आपका है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर आपका है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर आपका है थैलेसीमिया। और फिर आपका है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों, ठीक है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। कैसा है? सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक में 99% केस में हम आपको कल क्या बताए थे? सेक्स लिंक्ड में हमने बताया था कि 99.99% होते हैं एक्स लिंक्ड। वाई क्रोमोसोम के ऊपर मात्र 3 जीन होते हैं। पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, उसका नाम है SRY, SRY, ठीक है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड SRY। ये जो SRY जीन होता है वो एक फैक्टर बनाता है, दैट इज कॉल्ड TDF, टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर प्लस बाल्डनेस का जीन प्लस हाइपरट्राइकोसिस का जीन, यही तीनों जीन होता है वाई क्रोमोसोम पे, उसको बोलते हैं हॉलिड्रिक जीन। यानी कि SRY जीन होने के कारण ये वाई क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर के कारण। बाकी जितने भी जीन होते हैं, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, चाहे सेक्स रिलेटेड जीन हो चाहे नॉर्मल जीन भी हो, वो किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर क्या है? एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो है एक्स लिंक्ड,
ये और ये दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड, और ये बाकी सारे आपको है ऑटोजोमल। क्या है, ऑटोजोमल, ये सारे हैं ऑटोजोमल। ये डिस्ट्रॉफी भी यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्ट्रॉफी, ये भी आपके क्या है, ऑटोजोमल। ये सारे ऑटोजोमल है, दो को छोड़ दीजिए, सारे ऑटोजोमल है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो अगर एनसीईआरटी से पूछेगा तो 6 डिजीज है, उस 6 में 2 सिर्फ, कौन कौन, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, ये दोनों आपका क्या है, सेक्स लिंक ट्रेट, सेक्स लिंक कैरेक्टर, सेक्स लिंक डिजीज, उसमें भी एक्स लिंक डिजीज, और बाकी सारे के सारे हैं आपका ऑटोजोमल ट्रेट, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। यानी वो दोनों जो है, वो दोनों सेक्स लिंक डिसऑर्डर हैं, और बाकी सब क्या है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। अब इसमें देख लेते हैं कौन है रिसेसिव, कौन है डोमिनेंट। मैं आपको बता दूं, सारे के सारे रिसेसिव हैं, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के जो एनसीईआरटी में है ही। तो बताइए क्या होगा, ठीक है, रिसेसिव, 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 रिसेसिव और डोमिनेंट। यानी कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो कहता है कि ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ही डोमिनेंट है, बट ये भी ऑटोजोमल है, ठीक है, और बाकी सब क्या है, रिसेसिव है। इसको भी याद रखने के लिए यहां भी आप दिमाग में लगा सकते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी इज डोमिनेंट, रेस्ट ऑल आर रिसेसिव। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बताइए, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको क्लियर हो गया, ये पूरी तरह आपको ये ट्रेड क्लियर हो गया, ठीक है। क्या है क्लियर, क्लियर। पंकज सर टॉट मी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन बायोलॉजी, ये इन मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। पंकज सर टॉट मी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको क्या पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो बताइए, ठीक है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, मायोटोनिक डिसऑर्डर, ये सारा कुछ आपका क्लियर है। मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे याद कीजिए, सीक्वेंस कीजिए जैसे मर्जी। अगर आपको ऐसे नॉर्मल याद होता है तो आप कर सकते हैं। मैंने उसके बाद क्या बताया, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, रेस्ट ऑल आर ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ओके। एंड सारे के सारे आपको हमने क्या बताया, रिसेसिव, सिर्फ एक है डोमिनेंट। कौन है डोमिनेंट, ठीक है, कौन है डोमिनेंट, मायोटोनिक डिसऑर्डर, ये डिस्ट्रॉफी। क्लियर है पॉइंट। इसमें देखिए, एक तो ये 6 डिजीज दिया हुआ, 7वां नहीं दिया हुआ, 7वां मैं आपको अलग से बता रहा हूँ क्या। उसके बाद इसमें एनसीईआरटी में आप देखिएगा हर डिजीज के बारे में दिया हुआ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में दिया है। तो जो नहीं दिया हुआ है ना, उसको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये मायोटोनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ठीक है, कि जो मसल्स का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन जिस जीन के कारण होता है, वो वहां पे फंक्शनल नहीं हो पाता, उसके कारण मसल्स धीरे धीरे वीक होके, ठीक है, डिजनरेट होने लगता है। दैट इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बट सिस्टिक फाइब्रोसिस में 2 चीजें अफेक्टेड होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में 2 चीजें अफेक्टेड होती है। वो 2 चीजें क्या है, एक लंग्स और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है। एक्चुअल में क्या होता है, कहता है कि म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाला गॉबलेट सेल, स्वेट को प्रोड्यूस करने वाला स्वेट ग्लैंड का सेल, एंड डाइजेस्टिव जूस को निकालने वाला ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल और पैप्टिक सेल और चीफ सेल, ठीक है।
इस चारों के फंक्शनिंग में, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। ये चारों, ठीक है, जो सेक्रीट करते हैं, जो जूस सेक्रीट करते हैं, जो लिक्विड सेक्रेट करते हैं, वो स्लिपरी होता है, वो थिन होता है। बट इसके कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये सब थिक हो जाते हैं और डिपोजिटेड हो जाते हैं। ये मतलब एक्शन में नहीं रहता, जिसके कारण लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कतें आती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर है पॉइंट? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, बोथ आर ऑटोसोमल, बट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज डोमिनेंट ट्रेट और सिस्टिक फाइब्रोसिस इज रिसेसिव ट्रेट। क्लियर पॉइंट? ठीक है, चलिए अब आइए आप, ठीक है, कहता है सबसे पहले मैं कल भी बताया था, कल आपको जब पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाना था तो लास्ट में आपको मैंने क्रॉस बताया था। उसमें मैंने एक आपको क्वेश्चन भी दिया था, आपने किसी ने, ठीक है, स्पेसिफाई करके अलग से नहीं भेजा, नोट्स में तो भेजा है, कुछ ने समझा नहीं भेजा। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था ये कलर ब्लाइंडनेस। अब ये बताने की जरूरत तो किसी में है नहीं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमें पहले ही पता चल गया है कि वो क्या है, वो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हेमोफीलिया भी क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए संभावना होती है ज्यादातर मेल में होने का। ये डिसऑर्डर ज्यादातर किस में होगा? मेल में। तो आप जान जाइए कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो 8% मेल में चांस है, 8%, ठीक है, मेल में 8% और फीमेल में मात्र 0.4% इन फीमेल, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अगर न्यू वाला हो सकता है, ओल्ड वाले में ना हो, न्यू में तो है, यानी कि 8% इन मेल और 0.4% इन फीमेल। ओके, चूंकि रिसेसिव ट्रेट है तो इसका ज्यादा होने का संभावना किसमें है? तो कहता है मेल में, यानी कि फीमेल इसमें कैरियर होगी, फीमेल कैरियर तो होगी, उसके कारण मेल में आएगा। यानी कि जब आप क्रॉस भी करवाएंगे, ठीक है, कि अगर मेल कैरियर है, देखिएगा उसका इफेक्ट, ये फीमेल कैरियर है तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? मेल। क्लियर है पॉइंट? 50% मेल, ठीक है, की पॉसिबिलिटी होती है कलर ब्लाइंड होने का। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम कैरियर मदर लेते हैं, सपोज ये नीचे, ठीक है, और नॉर्मल फादर लेते हैं, तो ये देखिए, ये क्या हुआ? XCY, ठीक है, उसके बाद XX और ये देखिए XY, ठीक है। सम देखिए, यहां पे देखिए, पहले गर्ल की देखिए, ये देखिए, ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, नॉर्मल है, बट ये देखिए, ये कलर ब्लाइंड, चूंकि इसका डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है, तो कैरियर मदर भी इस जीन को आसानी से ट्रांसफर करती है 50% सन में, इसलिए सन के कलर ब्लाइंड होने का चांस क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है कि अगर मान लो कि इसके ठीक उल्टा अगर आप देखते हो कि नहीं, अगर कलर ब्लाइंड फादर हो, तो कलर ब्लाइंड अगर फादर भी हो बट मदर अगर नॉर्मल हो, तो जानते हैं फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी, फीमेल कैरियर होगी। फीमेल क्या होगी? कैरियर होगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको हम कलर ब्लाइंड मान लिए, ये देखिए। अब बताइए क्या हुआ आपका? ये देखिए, ये क्या हुआ? ये देखिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हुआ?
एक्स वाई, और ये देखिए एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल, ठीक है, ये सॉरी ये आपका हो गया 1 मिनट, ठीक है, ये एक्स वाई, ये कलर ब्लाइंड फादर, और ये आपका क्या है नॉर्मल। तो ये ऐसे लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये इसको ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक्स वाई, ये आपका हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या हुआ, दोनों हमारा कैरियर है, और ये दोनों हमारा क्या है, बोलिए, ये दोनों हमारा क्या है, नॉर्मल है। यानी कि लड़का दोनों नॉर्मल है, बट लड़की देखिए क्या है, कैरियर है। यानी क्रिस क्रॉस होते हुए भी, सेक्स लिंक होते हुए भी लड़कियों में सिर्फ क्या है, कैरियर है। यानी कि लड़कियों के कलर ब्लाइंड होने का चांस बहुत कम होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देख लीजिए इसमें कैरियर है बट ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्लियर है पॉइंट। बट मदर अगर कैरियर भी है तो लड़का क्या होगा, 50% कलर ब्लाइंड हो गया। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब इसमें हम बताए क्या थे, हम इसमें आपको बताए थे, ठीक है, कि इसके लिए इसमें प्रोसेस क्या होता है। कहता है क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, कहता है कि जो कोन सेल होते हैं, जो कोन सेल होते हैं, ठीक है, ये क्या सेक्रेट करते हैं, आयोडोप्सिन, ठीक है। इस कोन सेल में, ठीक है, जो ग्रीन कोन होते हैं और जो रेड कोन होते हैं, ठीक है, उस पिगमेंट को बनाने वाले जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण रेड पिगमेंट, ठीक है, और ग्रीन पिगमेंट बनता नहीं है। यानी कि रेड कोन और ग्रीन कोन फॉर्म नहीं होता, जिसके कारण कोई पर्सन रेड कलर और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता अगर एक साथ रखो। कल भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर सिर्फ मान लीजिए किसी को ऐसा हो जो सिर्फ रेड को डिस्टिंग्विश ना कर पाए, ग्रीन को कर ले, उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोनोपिया। इसको बोलेंगे प्रोटोनोपिया। और वो ऐसा होगा जो ग्रीन को नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोनोपिया, ठीक है। ग्रीन रेड को ना कर पाए तो प्रोटोनोपिया, ग्रीन को ना कर पाए तो ड्यूटेरोनोपिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है, और कहता है दोनों को ना कर पाए तो सीधे आप बोलिए कलर ब्लाइंडनेस, सीधे क्या बोलिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इसकी परसेंटेज आपको मैंने बताया, क्रॉस आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कलर ब्लाइंड, जो कि हमारा क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चले, तो इसके बारे में आप पहले भी क्रॉस वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि पहला आपको डिजीज क्लियर है। चलिए दूसरे डिजीज पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे डिजीज पे चलते हैं। दूसरा डिजीज आपका है, ठीक है, हेमोफीलिया। क्या है आपका, हेमोफीलिया, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि हेमोफीलिया, ठीक है, इसमें दो होते हैं टाइप, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी, ठीक है। कहता है कि इस दोनों में, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 12 से 13, ठीक है, किसी किसी बुक में आपको 12 लिखा रहेगा, किसी में 13, इतने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इसका भी मैं आपको स्पेशल ट्रिक का वीडियो तैयार हो रहा है, 2-4-5 दिन में आपको मिल जाएगा। अभी +1 में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे वीडियो बन गए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बन गए, अब मैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड ग्रुप आएगा और जब ब्लड क्लॉटिंग आएगा टॉपिक, तो ब्लड क्लॉटिंग में 12 से 13 जो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उन सब के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे।
उस ट्रिक को अलग से जो हमारा शरीर चल रहा है 2 मिनट के अंदर का ट्रिक, ठीक है, किसी भी टॉपिक के लिए जो ट्रिक है 2 मिनट के अंदर उस टॉपिक के अंतर्गत इस ट्रिक को भी हम, ठीक है, वीडियो उसका रिलीज करने जा रहे हैं, तो आप उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए ये हेमोफीलिया ए और बी, इसमें होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कहता है कि हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का जो पूरा सेट है उसमें 1 या 2 ऐसे प्रोटीन हैं जिनको बनाने वाले जीन हमेशा के लिए डिफेक्टिव हो जाते हैं, और वो जीन भी लिंक्ड होता है एक्स क्रोमोसोम से। और ये पहले ही बता दिए कि ये भी क्या है हेमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो कहता है कि उस जीन का नाम, कहता है कि हीमोफीलिया ए जिसके डिफेक्टिव के कारण होता है उसका नाम है, ठीक है, AHG, ठीक है, AHG। तो कहता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन, एंटी हेमोफिलिक, ठीक है, ग्लोबुलिन, ठीक है, प्रोटीन, या ग्लोबिन प्रोटीन जो भी बोलिए, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन ही बोलिए, कोई भी ग्लोबिन बोलिए, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन प्रोटीन। अब सुनो, ये जो है जिसके कारण होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टी, थ्रोम्बोप्लास्टी, ठीक है। ये प्रोटीन अगर फॉर्म ना हो तो बोलेंगे हेमोफीलिया बी, ये प्रोटीन अगर फॉर्म ना हो तो बोलेंगे हेमोफीलिया ए। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्म ना हो तो हेमोफीलिया बी, अगर ये फॉर्म ना हो तो हेमोफीलिया ई। इसको फॉर्म करने वाले अगर डिफेक्टिव हो जाए जीन तो हेमोफीलिया ए, इसको फॉर्म करने वाले अगर डिफेक्टिव हो जाए तो हेमोफीलिया बी। क्लियर है, ये ज्यादा सीवियर होता है, ये मोर सीवियर होता है, ठीक है। और कहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज, ठीक है। फिर यहां भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका चांस ज्यादा मेल में होता है, क्योंकि ये कैरियर मदर से मेल में जाता है, और जो इसके डिजीज मदर होती हैं वो सर्वाइव ही नहीं करती, मतलब डिजीज जो फीमेल होगी वो सर्वाइवल रेट उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि वो मैच्योरिटी के पहले ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कहता है कि इसका भी केस वही है कलर ब्लैक की तरह। क्लियर है पॉइंट। जो क्वीन विक्टोरिया जो है मदर, उनकी हिस्ट्री चार्ट जब पेडिग्री देखी गई तो क्वीन विक्टोरिया वाज सफरिंग फ्रॉम, मतलब क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर ऑफ दिस डिजीज, कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो बताइए उनके बच्चों में 50% मेल बच्चों में संभावना होगी किसका, ठीक है, किसका, टू बी हेमोफिलिक। क्लियर है पॉइंट। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, जैसा इसका इनहेरिटेंस होगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रॉस का इनहेरिटेंस, वैसा इसका भी होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखिए तीसरा आपका क्या है, सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया में हम लोग पहले से भी बहुत पढ़े हैं, बहुत जानते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सीकल सेल एनीमिया जो है, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है। आपको पता है सीकल सेल एनीमिया, पहले तो ये जानिए कि ये रिलेटेड किससे है, तो एनीमिया यानी कि हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में जनरली 4 चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कहता है इसमें, ठीक है, 2 चेन होते हैं अल्फा और 2 चेन होते हैं क्या, बीटा, ठीक है।
तो जो बीटा चेन होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं, अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। ये हमने इसे दिखाया है। 141 एमिनो एसिड, 146 एमिनो एसिड, क्लियर है। यानी दोनों चेन, एक 141 का बता रहा है, दूसरा 146 का बता रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 6 पोजीशन पे, ठीक है, होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड का जो कोडोन होता है वो होता है GAA या GAG, ओके। इसके बदले देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बदले ये चेंज किस में हो जाएगा, सो देखिए किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा GUG, ठीक है, या GUA, ये दोनों में बदल जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है वेलिन, ये क्या होता है, वेलिन। और ये हमारा क्या था, ग्लूटामिक एसिड, यानी कि ग्लूटामिक एसिड इज चेंज्ड इनटू वेलिन, ठीक है। बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या आ जाएगा, वेलिन। ग्लूटामिक एसिड के 2 कोडोन हम बता रहे हैं, कौन कौन, ठीक है, GAA या GAG। तो GA उसमें क्या होगा, A इज रिप्लेस्ड बाय U, तो बताइए A इज रिप्लेस्ड बाय U, A क्या है, A है, A आपका है प्यूरिन, ठीक है, और U क्या है, यूरासिल, वो है आपका पायरिमिडिन। यानी प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन, तो सब्स्टिट्यूशन का वो केस कैसा होगा, ट्रांजिशन होगा या ट्रांसवर्जन होगा, ट्रांसवर्जन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में ये किसका केस है, ट्रांसवर्जन का केस है। ये किसका केस है, ट्रांसवर्जन का, ठीक है। तो ये केस है ट्रांसवर्जन का, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में भी किसका केस है, ट्रांसवर्जन का, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बताइए, यानी क्या बोलिएगा कि बीटा चेन में, यानी सिकल श्रेणी में, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे क्या होता है वो बता रहे हैं। यानी सिकल श्रेणी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के जो 2 चेन होते हैं, अल्फा और बीटा, उसमें बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ जाता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या होता है, वेलिन। यानी कि ये सिर्फ एमिनो एसिड ये चेंज होता है, बाकी ये सब वैसा ही है, बाकी सब आगे 146 तक वैसा ही रहेगा। यानी कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है, यहां पे मिस्टेक हुआ है बट सेंस कायम है, डिफेक्टिव हो गया है बट कैरी तो अभी भी ऑप्शन कर रहा है, कम कैरी कर रहा है, ठीक है। लो ऑक्सीजन टेंशन होगा यहाँ पे, लेकिन कैरी तो करेगा। तो कहता है ये सीक्वेंस एनीमिया, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मीसेंस म्यूटेशन का। ये किसका है, मीसेंस म्यूटेशन का। ये एग्जांपल है जीन म्यूटेशन, ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन का, और पॉइंट म्यूटेशन का, पॉइंट म्यूटेशन का। और पहले ही पढ़ा चुके हैं, किसका एग्जांपल था, प्लियोट्रॉफिक, PLEO, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस का। और प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस को क्या बोलते थे, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो इतना चीज आप बता सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या बताइएगा, ये ट्रांसवर्जन हो क्या रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ट्रांसवर्जन हो रहा है। यानी कि ये लिख सकते हैं, ये ट्रांसवर्जन भी है, ठीक है, और ठीक है क्या है, ट्रांसवर्जन में क्या है, ये ट्रांसवर्जन किसका है, यानी सब्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो चॉइस में अगर आपको आएगा, ठीक है, सीक्वेंस श्रेणी के बारे में, तो इतनी पॉइंट सही होगा, ठीक है, ये सारे के सारे। अब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है।
जेनेटिक लेवल पे बता दिया आपको। ग्लूटामिक एसिड यानी GAG इज चेंज इनटू GUG या GUA। क्लियर है पॉइंट? ये दोनों क्या है, मेलिन के लिए, दोनों किसके लिए है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ये तो हमने पहले ही बता दिया। सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। हेंस इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल, यहां कंडीशन एक ही है, बोथ मेल और फीमेल, यहां पे क्या है, हेट्रोजाइगस है, दोनों कैरियर है, हेट्रोजाइगस है। क्लियर है? यानी कि वो कैरियर है, डिजीज को कैरी कर रहा है बट डिजीज नहीं है। क्लियर है पॉइंट? इंडिविजुअल आर कैरियर और हेट्रोजाइगस, कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील्स। सिंगल पेयर ऑफ एलील्स यानी कि HBA HBS, ये हेट्रोजाइगस का यही है, सिंगल पेयर ऑफ एलील्स। इसके 3 जीनोटाइप होते हैं। ठीक है? अगर HBA HBA हो तो होमोजाइगस होगा, नॉर्मल होगा। अगर HBA HBS होगा, जो पहले ही आपने देखा, वो हेट्रोजाइगस होगा, नॉर्मल होगा। बट HBS HBS होगा तो वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा। ठीक है? यानी ये क्या होगा, ये होगा डिजीज्ड। ठीक है? ये होगा डिजीज्ड, अफेक्टेड या अफेक्टेड। ये क्या होगा, ठीक है, ये तो ये हो गया। ठीक है? ये क्या होगा, ये तो पहले ही बताया, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कैरियर यानी कि नॉर्मल। ठीक है? और ये क्या होगा, बोलिए, ये वाला क्या होगा, होमोजाइगस नॉर्मल, होमोजाइगस नॉर्मल। तो अच्छे से आप इसको लिख लेंगे। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ये सारा कुछ आप नोट कर लेंगे। चलिए अब आ गया। ठीक है? अब देखिए, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमने पहले बताया। अब देखिए फिनाइल कीटोनुरिया हो गया। ठीक है? फिनाइल कीटोनुरिया। देखिए इसमें क्या होता है कि एक एमिनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, इसका होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गोज अंडर, ठीक है, गोज अंडर मेटाबॉलिज्म। यहां पे इससे बनता है टायरोसिन। क्या बनता है, टायरोसिन। ठीक है? अगर यहां पे एंजाइम हो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है? और ये टायरोसिन से बहुत सारे, ठीक है, प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, ठीक है, हार्मोन भी बनते हैं, ठीक है, बनते हैं बहुत सारे। ठीक है? तो देखिए ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज यानी फिनाइल एलेनिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म तब होगा जब एंजाइम होगी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है? ये एंजाइम को बनाने वाला, ये एंजाइम है, इसको बनाने वाला जो जीन है वो हो गया डिफेक्टिव। वो क्या हो गया, डिफेक्टिव। तो बताइए, जो एंजाइम बना रहा है ये जीन, यानी इस एंजाइम को बनाने वाला जीन अगर डिफेक्टिव हो जाए तो एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फिनाइल एलेनिन नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन बट इट इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, किसमें, तो कहता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जाके ब्रेन में जमा हो जाता है। ठीक है? जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। क्लियर है? इसके कारण हेयर लॉस भी होता है। ठीक है? स्किन पिगमेंटेशन भी होती है। ठीक है? पिगमेंटेशन भी होती है। यानी कि
ये ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन को बढ़ा देता है, ब्रेन में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है। और क्या होता है, ठीक है, कहता है और क्या होगा, ब्रेन में जब जाके डिपॉजिट, और ये कहता है किडनी से ये यूरिन में भी बाहर निकलेगा, यूरिन में भी ये फिनाइल पायरुविक एसिड, फिर ये सीधा लिख देते हैं पीपीए, ये यूरिन में भी बाहर आता है। क्यों? बिकॉज not absorbed by क्या बोलेंगे, ठीक है, not absorbed by किडनी, ठीक है, इसलिए बाहर निकलता है, चूंकि बाहर निकलता है यूरिन में, इसलिए इसका नाम क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ये है। अब आइए ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, चलिए अब देखिए अब आइए आपको एक ही जानना है, थैलेसेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थैलेसेमिया में देखिए क्या होता है, ठीक है, थैलेसेमिया, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सिकल सेल एनीमिया था, सिकल सेल एनीमिया, ये जो सिकल सेल एनीमिया था और ये जो थैलेसेमिया है, इन दोनों में क्या फर्क है सब देखिए। यहां पे क्वालिटी का फर्क था, क्वालिटी का फर्क था, यहां पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता था, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता था, ठीक है, क्लियर। यहां पे, ठीक है, क्वांटिटी का फर्क है, क्वांटिटी का फर्क है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, ठीक है, यानी कि यहां पे लेस अमाउंट ऑफ, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनेगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है, वो सिकल सेल एनीमिया, ये थैलेसेमिया, ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्लियर है, उसमें कोई टाइप आपका नहीं था, इसमें दो टाइप है। कहता है कि अगर अल्फा चेन में गड़बड़ी हो, अल्फा चेन में गड़बड़ी हो, और अगर बीटा चेन में गड़बड़ी हो, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कहता है अल्फा चेन में गड़बड़ी होगा और बीटा चेन में गड़बड़ी होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि अगर अल्फा चेन में गड़बड़ी हो तो बोलेंगे अल्फा थैलेसेमिया, और बीटा चेन में अगर गड़बड़ी हो तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसेमिया। क्या बोलेंगे? बीटा थैलेसेमिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है इन दोनों के लिए, ठीक है, एक क्रोमोसोम होता है 16 क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? 16 क्रोमोसोम, ठीक है। इसका आर्म डिलीट कर जाता है, ठीक है, या कहता है कि जो यहां पे जीन होते हैं, ठीक है, जो जीन होते हैं थैलेसेमिया के लिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये देखिए ये क्या है, अब देखिए इसके लिए दो जीन होते हैं, HA1 और HA2, ठीक है, HA2, ठीक है, HA1 HA2 हीमोग्लोबिन अल्फा 1 हीमोग्लोबिन अल्फा 2, ठीक है। तो कहता है कि इसके लिए, ठीक है, जो मतलब दो जीन होते हैं वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए बता रहे थे, ठीक है, तो ये क्या है, ये बता रहे थे कि ये 16 क्रोमोसोम, ठीक है, ये 16 क्रोमोसोम पे, यानी कि 16 क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के डिलीशन के कारण होगा, या कहता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दो जीन। इसको HbA1 बोलिए, इसको पूरा बोल दीजिए HbA1, ठीक है, और इसको बोल दीजिए HbA2, ऐसे बोलिए HbA2, ठीक है, HbA1 HbA2, ठीक है, बी छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, HbA1 HbA2,
ये 2 जीन है, तो 2 जीन है, कितने एलील होंगे? 4 एलील। इसमें गड़बड़ी के कारण, इसमें डिफेक्टिवनेस के कारण या 16 क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के टूटने के कारण जो थैलेसीमिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे? अल्फा थैलेसीमिया। और 11वां क्रोमोसोम, ठीक है, 11th क्रोमोसोम, ठीक है, 11th क्रोमोसोम बीच में हमने ब्रेक किया। 11th क्रोमोसोम, ये 11th क्रोमोसोम पे एक सिंगल जो जीन होता है, ठीक है, HBB, ठीक है, HBB, ठीक है। तो कहता है कि हीमोग्लोबिन बी, इसमें ना तो 1 है ना 2 है, सिंगल जीन यानी कि 2 एलील। इसमें अगर गड़बड़ी होगा तो तब जो होगा वो होगा बीटा थैलेसीमिया। कहीं कहीं आपको रिपोर्टेड होता है डेल्टा थैलेसीमिया भी, ठीक है। क्लियर हो कि 3% पॉपुलेशन में, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो अल्फा और डेल्टा का भी बना होता है, अल्फा बीटा का वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? अल्फा थैलेसीमिया और डेल्टा, ठीक है, या गामा थैलेसीमिया, उनको जैसे वो नामकरण करता है, अल्फा बीटा गामा। अब ठीक है, अगर मान लीजिए कि अल्फा चेन में गड़बड़ी होती है तो बीटा चेन की संख्या बढ़ जाती है, और अगर बीटा चेन में गड़बड़ी होता है तो अल्फा चेन की संख्या बढ़ जाती है, डिफेक्टिव ये अमाउंट। तो कहता है कि जो इसकी संख्या बढ़ जाती है ना, वो वहां पे एब्नॉर्मलिटी ये कॉज करता है कि वो डिपॉजिट होने लगता है वो सेल के अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने लगता है और लास्टली आरबीसी टूटने लगते हैं, आरबीसी के मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगते हैं। यही कॉज है कि थैलेसीमिया बहुत ही डेंजरस डिजीज है। और इसका एकमात्र उपाय है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप एक ऐड देखते होंगे, बहुत दिनों पहले एक बच्ची आती है, एक अंकल को बोलती है थैंक यू अंकल, पूछता है क्यों? मैंने तो कुछ किया नहीं। कहते नहीं, आपने ब्लड डोनेट किया होगा इसलिए मैं धन्यवाद देने आई, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनके ब्लड डोनेट करने से थैलेसीमिया पेशेंट को फायदा हो रहा है। उसको फिर बाद में होता है पश्चाताप कि मैंने तो किया नहीं, ये बच्ची थैंक यू करने आ रही है, तो फिर उसके मन में आता है कि मैं ब्लड डोनेट करूँ। वैसे भी मैं बता दूं, हर 4 महीने पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है तो। क्लियर है? तो बताइए कि हमने किसको कंप्लीट किया? मेंडेलियन डिसऑर्डर को, ठीक है, हमने कंप्लीट किया मेंडेलियन डिसऑर्डर को। अब देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है। ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसमें 2 तरह की चीजें हैं, ठीक है। एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, और एक आपका है, ठीक है, एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और एक आपका है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या क्या है? कहता है इसमें एक है बहुत इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। दूसरा कहता है इडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो है टाउ सिंड्रोम, ठीक है, एक्चुअली वो पी से शुरू होता है, ठीक है, PTAU, इसको पटाऊ मत समझिए, टाउ सिंड्रोम, ठीक है। हाँ, मजाक में याद रखने के लिए पटाऊ बोल सकते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, बट टाउ सिंड्रोम बोलना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहता है सेक्स क्रोमोसोमल में, इसमें आपको क्लीफेंटलर सिंड्रोम, ठीक है, इसमें आपका, ठीक है, कौन सा? तो कहता है क्लीफेंटलर सिंड्रोम। दूसरा आप क्या बोलिएगा? ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है।
फिर सुपर फीमेल या मेटा फीमेल और ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग तीन देखे, ये एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी, ये तीन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए इसका रियल में क्या होता है। मैं ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा बना रहा हूँ, आपको पता चलेगा क्योंकि लास्ट वीडियो है, हमें इसका कॉज बता रहा है। एनसीईआरटी में इसकी कॉज नहीं दिया हुआ है कि क्यों होता है। एक्चुअल में इनको जो हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। ये क्यों होता है? ठीक है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होता है। ये क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन के कारण ये होता था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, याद रखिएगा। एम से मेंडल, एम से म्यूटेशन, एम से मोनो, एक जीन, यानी वन जीन म्यूटेशन, मेंडेलियन म्यूटेशन, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर, म्यूटेशनल डिसऑर्डर, ये है म्यूटेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, वन जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर, इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। ये है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का केस। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि दो तरीके से होता है। अच्छा, इसके पहले आप म्यूटेशन को थोड़ा याद कर लीजिए। याद कीजिए, मैंने म्यूटेशन बताया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन में कि अगर क्रोमोसोम की संख्या सेट में चेंज होते रहती है, सेट में घटे या बढ़े, जनरली बढ़ता ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम है 46 से 23 हो जाए तो हैप्लॉइड, 46 से बढ़ के 69 हो जाए तो ट्रिप्लॉइड, 46 क्या है? डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, जितना भी ऑक्टाप्लॉइड, ये सब क्या हो रहा है? जब भी चेंज हो रहा है तो 23 में चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। और अगर, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, 1-2 से घटे या 1-2 से बढ़े, उसको आप क्या बोल देते हैं? एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी में अगर घटता था तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी, और अगर बढ़ता था 1-2 से तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी। 1-2 से घटे तो उसमें दो केस था, 2n-1, तो बोलते थे मोनोसोमी, 2n-2 न्यूक्लियोसोमी, 2n+1 बढ़ा, 1 बढ़ा, ट्राइसोमी, 2n+2 2 बढ़ा, टेट्रासोमी। तो ये ट्राइसोमी, मोनोसोमी वर्ड यहां भी आए, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। अब देखिए इसका रियल कॉज क्या होता है। रियल कॉज ये होता है कि जैसे मान लीजिए 44+XX, ठीक है, और ठीक है 44+XX और 44+X हो गया। ये दोनों को हम क्रॉस करवा, देखिए क्या होता है। अगर इससे गैमीट बन रहा है, ठीक है, तो 22+X, 22+X, ध्यान दीजिएगा, पूरा 2 मिनट में समझ जाइएगा। यहां पे 22+X स्पर्म एक, दूसरा 22+Y, ये दूसरा स्पर्म। ये जो सही बंटवारा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब हुआ, ठीक है, कि कोई भी गड़बड़ जंक्शन नहीं रहा दोनों के बीच, एकदम बिल्कुल क्लियर बट गया। 2 स्पर्म बना तो दोनों में इक्वल हो गया, यहां 2 ओवम बना तो दोनों में इक्वल हो गया। लेकिन अगर इससे गड़बड़ी हो जाए, इससे डाइवर्जन हो जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। या ऐसा हो जाए कि सेल डिवीजन हुआ, टीलोफेज हो गया, टीलोफेज के बाद क्या होना है? साइटोकाइनेसिस, वो हुआ ही नहीं, तो बताइए क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डबल हो जाएगा। उस केस को क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। उस केस को बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उस केस को क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि चाहे जैसे भी हो, नॉन डिसजंक्शन का केस हो या टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस के फेल्योर का केस हो, ये घटनाएं आती है। तो ये तो अभी देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नॉन डिसजंक्शन हो, पहले हम इसमें नॉन डिसजंक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा नॉन डिसजंक्शन? देखिए यहाँ पे 22+, ठीक है, दोनों x इधर आ गया और इधर आ गया 22+0। ये देखिए
ये गड़बड़ी हुआ, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, ठीक है। और इधर भी नॉन डिसजंक्शन करा के दिखाएं तो ये क्या होगा, ठीक है, ये x 22 प्लस एक्स जो है, ठीक है, ये y भी इधर चला है तो क्या होगा 22 प्लस एक्स वाई, और इधर 22 प्लस 0, ये नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक में करवा देखते हैं, फीमेल में करवा देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको इससे क्रॉस करवा, क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स, ये लीजिए, देखिए ये एक्स आ गया, एक्स एक्स एक्स, ये केस हो गया। अब लीजिए इसको इससे करवाइए, क्या होगा 44 प्लस ये देखिए एक्स एक्स वाई हो गया। अब लीजिए इसको इससे करवाइए, क्या होगा 44 प्लस एक्स ओ हो गया, 44 प्लस एक्स ओ। और ये क्या हो गया बोलिए 44 प्लस वाई 0। ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है, डन। ये यही है टर्नर सिंड्रोम, ये यही है क्लिफेंटर सिंड्रोम, और ये यही है सुपर फीमेल और मेटा फीमेल या ट्रिपल एक्स। क्यों बोलते हैं ट्रिपल एक्स, क्योंकि 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। क्लियर है पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए थोड़ा ज्यादा बताने का यही फायदा होता है, ठीक है। एनसीईआरटी थोड़ा सा ज्यादा अगर बताएंगे कहीं जहां जरूरत है वहां पे, नहीं तो टू दी पॉइंट चल रहा है एनसीईआरटी। ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, ठीक है, सुपर फीमेल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लिफेंट्रल सिंड्रोम, इसको क्या बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम, ये डाय। क्लियर। तो ये हमने किसमें गड़बड़ी, ये किस एक्चुअली में ये नॉन डिस्जंक्शन किसमें हुआ है, ये नॉन डिस्जंक्शन हुआ है सेक्स क्रोमोसोम में, इसलिए ये सब किस का एग्जांपल में आया, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसी तरह का नॉन डिस्जंक्शन किसमें अगर हो, ऑटोजोम में हो, ऑटोजोम में हो, ऑटोजोमल गड़बड़ी हो तो क्या होगा, ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी। तो देखिए ये डाउन सिंड्रोम जो है इसका खोज 1866 में ही हो गया था, 1866 में ही हो गया था इसका खोज, ठीक है। इसका खोज किया था लैंगडॉन डाउन, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने किया, इसलिए इसका नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। इसको मंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म, ठीक है, मंगोलिज्म। इसमें क्या होता है, ये सब में तो आपका, अब देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, ये जो पहले सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो हुआ है इसको आप यहां से लीजिए, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का क्लिफेंटर सिंड्रोम का एग्जांपल 44 प्लस एक्स एक्स वाई, पहले इसे खत्म कर दो, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई यहां पे कितना होगा 44 45 46 47, 44 45 46 47, टोटल क्रोमोसोम कितना 47। तो बताइए किसका केस हुआ, ये एक्स ट्राइसोमी का केस है, किसका केस है, एक्स ट्राइसोमी, ठीक है। यानी ये किसका केस है, ये एक्स ट्राइसोमी का केस है, एक्स ट्राइसोमी का केस है, ठीक है। यानी कि एक एक्स ज्यादा है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। मैंने आपको क्या समझाया कि कितना भी एक्स क्रोमोसोम हो लेकिन उसमें अगर एक वाई आ जाए, एक वाई आ जाए तो वो मेल होगा। बट अगर एक्स की संख्या एक से ज्यादा है तो उसमें फेमाइन कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी फेमाइन कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें फेमाइन कैरेक्टर क्या होता है, पहले तो ये जान जाइए, ये स्टेराइल होता है क्लिफेंटर सिंड्रोम का पर्सन, ठीक है। और इसमें फीमेल की तरह ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। फीमेल की तरह किसका डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट का। लंबाई उम्बाई अच्छा खासा होता है लेकिन स्टेराइल होता है, और फीमेल की तरह ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। और ये इसमें होता क्या है, क्या कहिएगा, होगा ये मेल बट एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए किसी में 2 एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो तब भी बोलेंगे क्लिफेंटर सिंड्रोम। बस फेमाइन कैरेक्टर की प्रोपोर्शन, फेमाइन कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है पॉइंट। अब आइए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये केस है,
XO 44 प्लस XO, तो बताइए किसका केस है? X मोनोसोमी का, X मोनोसोमी, मोनोसोमी। यहां पे थे 47 क्रोमोसोम, यहां पे क्या है 45 क्रोमोसोम। ठीक है, ये लड़की होगी, ये तो है ही नहीं भाई, तो लड़की होना है, बट ये बिल्कुल शॉर्ट स्टेटस की होगी, बिल्कुल 4-4.5 फीट की होगी। ठीक है, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, ना तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ना तो गोनाड्स का डेवलपमेंट, ना ओवरी में प्रॉपर ओवुलेशन, ओवुलेशन बंद, मेंस्ट्रुएशन बंद। ठीक है, जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सब का डेवलपमेंट नहीं, हाइट छोटा। ठीक है, तो कहते हैं इसको, ये भी स्टेराइल होती है और इसको क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और ये सुपर फीमेल, इसकी हाइट भी ज्यादा, ये भी स्टेराइल, ये भी स्टेराइल। क्लियर पॉइंट? ये भी स्टेराइल, बट ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा फीमेल या ट्रिपल एक्सिल। ये तीनों ये गड़बड़ी का होता है। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि मैं आपको करके दिखाया हूं इसमें गड़बड़ी, यानी 44 प्लस XX में नॉन डिस्ट्रक्शन करके दिखाया हूं, 22 प्लस XX, 22 प्लस 0, बट इसमें जो गड़बड़ी है, ठीक है, वो अभी मैंने करके नहीं दिखाया। अब आपको घर पे क्या करना है? इसमें गड़बड़ी करवाना है, इसको नॉर्मल रखना है। इसको नॉर्मल रखिएगा क्या होगा? 22 प्लस X, 22 प्लस X। इसको गड़बड़ कीजिएगा क्या होगा? 22 प्लस XY एक साथ, 22 प्लस 0, और तब क्रॉस करवा के देखिएगा क्या बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा। ठीक है, और तीसरा आप दोनों में गड़बड़ी करा के देखिएगा तो और अच्छा आएगा रिजल्ट, उसमें भी बताइएगा क्या आता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, तो अब ये तीनों तो क्लियर हो गया। अब इसमें आएंगे डाउन सिंड्रोम। इसका डिस्कवरी किसने किया था? लैंगडन डाउन ने 1866 में। ये जो पर्सन होता है ना, ये मेल फीमेल दोनों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोजोमल है, तो दोनों हो सकता है। बता दूं, ये एकदम शॉर्ट स्टेटस का होता है, जीव बटा हुआ होता है, फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड। ठीक है, बाइफर्केट, ठीक है, बाइफिटेड होता है, इसको बाइफिटेड टंग बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ये जो होती है ना, ये टिप ऑफ फिंगर, ये बिल्कुल लोब्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल घुमा हुआ, उसमें बहुत सारे, और इसमें बहुत ज्यादा बाइफर्केशन होता है। ये जो हाथ जो होती है उसमें बहुत ज्यादा ये होता है। ठीक है, ये मून शेप्ड होता है, इसलिए इसको मंगोलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोलियन, मून शेप्ड। ठीक है, ये पूरा पीछे से ये फ्लैट होता है, मुंह हल्का खुला होता है। क्लियर है पॉइंट? तो मुंह हल्का खुला होना, जीव बाइफिटेड। ठीक है, ये इसमें, ठीक है, रेसिस इसमें मतलब उसको क्या बोलते हैं? गहराई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग लगेगा कि बटा हुआ ये, और यहाँ पे टिप पे ये लोब्ड होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन तो होना ही, मेंटल रिटार्डेशन सब में होगा, ये सब भी मेंटल रिटार्डेड होगा, ये भी होगा। क्रोमोसोम घटे या बढ़े, मेंटल रिटार्डेशन का केस तो होना ही है। क्लियर है? ये किस क्रोमोसोम में गड़बड़? ये इसमें क्या होगा? ये 21वां क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, इसमें 18वां क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, और इसमें 13वां क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये 21 ट्राइसोमी, ये 18th ट्राइसोमी, और ये 13th ट्राइसोमी, यानी कि 13वां ऑटोसोम अगर बढ़ जाएगा तो टाउ सिंड्रोम। अगर मान लीजिए कि, ठीक है, 18वां बढ़ जाए तो एडवर्ड सिंड्रोम, और अगर मान लीजिए कि 21वां बढ़ जाए तो, ठीक है, क्या बोलेंगे? 21वां बढ़ जाए तो मंगोलिज्म, या ठीक है, डाउन सिंड्रोम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए, ये सारा कुछ तो मैंने बता दिया। एक चीज मेरा बताने का मन कर रहा है, 1 मिनट और। कहता है कि जो क्लिफेंटर सिंड्रोम है ना, अब उसमें केस क्या हो गया? ठीक है, उसमें केस हो गया 44 प्लस XXY। ठीक है, जानते हैं ये मेल है, ठीक है, क्योंकि एक Y है, बट इसमें एक जो होगा ये क्रोमोसोम, ये होगा बार बॉडी। ठीक है, फेमाइन कैरेक्टर तो बढ़ गया X क्रोमोसोम का, बट X क्रोमोसोम पे जो नॉर्मल जीन है, जो नॉर्मल कैरेक्टर वाले जीन है, वो कभी अपना इफेक्ट नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर होने के साथ एक X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा, डार्क बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बार बॉडी। यानी कि अगर हम लोग, आप लोग
यानी कि मेल अगर कोई है तो अगर 44 प्लस XY है तो उसमें कोई बार बॉडी नहीं होगा। बट जहां पे एक से ज्यादा X क्रोमोसोम होता है वहां पे एक X क्रोमोसोम नॉर्मल कैरेक्टर को डबलिंग होने से बचाने के लिए क्या होता है, डार्केंड हो जाता है, यानी कि डार्क बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। डार्क बॉडी में कन्वर्ट होना मतलब हेट्रोक्रोमेटाइज होना, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन बोलते हैं उसको। वो जेनेटिकली ठीक है एक्टिव रहता है बट फिजियोलॉजिकली वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं डार्क बॉडी। तो बताइए नॉर्मल फीमेल में एक डार्क बॉडी, क्योंकि वहां 44 प्लस XX होता है। हमारे आप में जो नॉर्मल है उसमें एक भी डार्क बॉडी नहीं, एक भी बार बॉडी नहीं। बार बॉडी मतलब डार्क बॉडी। बट बताइए क्लिफेंटर सिंड्रोम अगर मेल है तो उसमें एक बार बॉडी है, और टर्नर सिंड्रोम फीमेल होते हुए भी नो बार बॉडी। तो बताइए एबनॉर्मल मेल हो या एबनॉर्मल फीमेल हो, वहां पे उल्टा चलेगा। बट नॉर्मल मेल बार बॉडी निगेटिव, उसको सेक्स क्रोमेटिन निगेटिव भी बोलते हैं। नॉर्मल फीमेल बार बॉडी पॉजिटिव या सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव, यानी कि जहां पे एक से ज्यादा X क्रोमोसोम होगा वहां पे एक X क्रोमोसोम, एक से ज्यादा जितना भी होगा वो सब, जैसे मान लीजिए कोई अगर फॉर्मूला हो X X X, तो बताइए यहां पे बार बॉडी की संख्या 2, 5X बार बॉडी की संख्या 4, 2X बार बॉडी की संख्या 1, एक ही X नो बार बॉडी। क्लियर समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके साथ ही मेंडेलियन जेनेटिक्स आपका खत्म होता है। ठीक है, अभी जो वीडियो बनेगा वो आपका इवोल्यूशन का बनेगा। थैंक यू सो मच।